देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा और आज लीगली स्पीकिंग में हम पतंजलि और उससे जुड़े कथित भ्रामक विज्ञापनों के मुद्दे पर बात करेंगे। अपने विज्ञापनों को लेकर रामदेव और पतंजलि बुरी तरह से घिर चुके हैं। 2 अप्रैल को ही सुनवाई पर रामदेव और बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। शीर्ष अदालत ने पतंजलि से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों को लेकर रामदेव और बालकृष्ण को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के वकील से पूछा कि क्या आपके क्लाइंट यानी मुवक्किल देश के संविधान और कानून से ऊपर हैं। अदालत के आदेश के बाद पतंजलि की ओर से भ्रामक दावे वाले विज्ञापन आखिर क्यों प्रकाशित किए गए। कोर्ट की सख्ती के बाद बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। हालांकि कोर्ट ने रामदेव की माफीनामे को सिरे से ठुकरा दिया, इसे नाकाफी बताया। अब सुप्रीम कोर्ट 10 अप्रैल को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा। आज लीगली स्पीकिंग में कोर्ट की अवमानना, भ्रामक दावे वाले विज्ञापन और 10 अप्रैल को रामदेव और बालकृष्ण का क्या होगा, इन्हीं सब विषयों के कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे जिन पर हम बात करेंगे कि आखिर इस पर क्या कुछ हो सकता है। आर.के. सिंह हैं हमारे साथ, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। हिमाल अख्तर साहब हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। और अजय कुमार जी हैं, आईएमए के पूर्व अध्यक्ष। दरअसल 10 अप्रैल को एक बार फिर से बाबा रामदेव को और बालकृष्ण को अदालत में पेश होना होगा। 2 अप्रैल को जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया था कि एक फिर से हलफनामा जो है वो रामदेव की तरफ से और बालकृष्ण की तरफ से अदालत में दाखिल करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आयुष मंत्रालय को भी अब सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि इस मामले में जो भ्रामक विज्ञापनों को लेकर आयुष मंत्रालय के पास जो शिकायतें आई थीं, उन शिकायतों को लेकर आयुष मंत्रालय ने अब तक क्या कुछ कहा है। तो 10 अप्रैल को सुनवाई जो होगी वो बेहद अहम हो जाएगी, क्योंकि आगे बाबा रामदेव का क्या होगा, पतंजलि का क्या होगा, बालकृष्ण का क्या होगा। क्योंकि अदालत ने नोटिस जारी करके ये पूछा था कि आप पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए, जिसके बाद पतंजलि, बाबा रामदेव और बालकृष्ण, इन तीनों की ही मुश्किलें बढ़ गई थी। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आर.के. सिंह साहब वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, हिमाल अख्तर साहब वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और अजय कुमार जी हैं आईएमए के पूर्व अध्यक्ष। सबसे पहले आर.के. सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, पतंजलि के मामले को, तो बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, पतंजलि की और बालकृष्ण की, क्योंकि अदालत ने नोटिस जारी कर ये पूछा था कि क्यों ना आप पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। जवाब आया, कोर्ट ने नाकाफी करार दिया। इतना ही नहीं, माफीनामे को ठुकरा दिया और ये कहा कि आप पर झूठा हलफनामा दाखिल करने को लेकर एक गलत उन्होंने दस्तावेज दिया था, परजुरी का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, इन सारे पहलुओं का ना इन सारे पहलुओं पे 3 विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अंग्रेजी में बड़ी अच्छी कहावत है राल्फ वॉल्डो इमर्सन का कि एवरी हीरो बिकम्स ए बोर एट द एंड। हर हीरो लास्ट में एक बोर हो जाता है। ये चीज यहाँ तक पहुंची कैसे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबा रामदेव हमारी उस चिकित्सा पद्धति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो बहुत एंशियंट है। और ये भी सच है कि उस समय एमसीआई नहीं हुआ करता था, और ये भी सच है कि आयुर्वेदिक दवा के थ्रू इलाज उस जमाने में भी हुआ करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ साइंटिफिक टेम्पर्स आए, इन्वेस्टिगेशंस आए, क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स आए और एक डेफिनेटिव रास्ते की तरफ मेडिसिन चला गया। अब इसमें एक चीज तो आपको ध्यान देना होगा कि ये पिटिशन किसका है, किसी साधारण आदमी का नहीं है। एक साधारण आदमी जो गांव से है, तहसील से, देहात से है, वो ऐसे ही इनके आभा मंडल में के गिरफ्त में है। ये जो कहते हैं उसको अक्षरशः सत्य मान के उसी लकीर पे चलते हैं। जब एमसीआई सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया तो इनका एलिगेशन एब्सोल्युटली क्लियर कि ये इस लेवल के जो शोर करने वाले विज्ञापन हैं, इस लेवल के जो कंफर्मेटरी विज्ञापन हैं, इस लेवल के जो दावे किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान की मूल आत्मा के अगेंस्ट में है। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेट किया गया 51A में जी। और वो फंडामेंटल ड्यूटीज जो था फंडामेंटल डायरेक्ट जिसको कहते हैं डीपीएसपी में, और वो फंडामेंटल ड्यूटीज इतने इंपॉर्टेंट हुए कि वो कहते थे कि राज्य सरकारें आम आवाम को और सिटीजन के अंदर साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म और क्रिटिकल इंक्वायरी कल्टीवेट करने के सारे उद्यम करेंगे। दे विल टेक एवरी एक्शन। एक तरफ तो संविधान कहता है कि साइंटिफिक टेम्पर की बात की जाएगी, एक क्रिटिकल इंक्वायरी और एक्सपेरिमेंटेशन होगा, दूसरी तरफ
इतने बड़े हेल्थ सेक्टर में एक विज्ञापन आता है, एक मसीहा आता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हर मसीहा अपने लाखों मुरीदों के लात पे खड़ा मिलता है, ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। जी जी। और रह गई दूसरी बात कि अचानक से एक विज्ञापन आता है, एक शोर आता है, पेंडेमिक आती है और इतने बड़े दावे किए जाने लगते हैं कि ये मुल्क जहां पे लिटरेसी का लेवल आज भी इतना दयनीय है, वो अचानक से बाबा रामदेव के बताए हुए नुस्खों को पकड़कर ऐसे हिस्टेरिकल हो जाता है कि थोड़े देर के लिए सरकारें भी बहुत विचलित हो जाती हैं। हम्म। और जब सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा हालिया दिनों में, सुप्रीम कोर्ट बहुत रेयरली कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन में इस तरीके से नाराजगी व्यक्त करती हम्म। है। इस मुल्क में एक मोमेंटो बनाया जा रहा है कि एज इफ बाबा रामदेव इज द लास्ट वर्ड ऑन मेडिकेशन, जी। और सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसी बात कर दिया है जो उनको नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, आप समझिए बात को, हमारे वो सजग प्रहरी हैं, हम्म। सरकार की सजग प्रहरी, और उनके पूरे जी। कामकाज को मॉनिटर करने के पैरामीटर्स हैं। दूसरी बात, बस एक लास्ट बात मैं आपको कहना चाहूंगा आशीष जी। जी, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव तक ही अपनी नाराजगी को लिमिट नहीं किया है। जी। वो केंद्र सरकार और उत्तरांचल गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट को उससे भी पूछा है कि जब जी। कवायद चल रही थी तो आप कहां थे? आपकी जो चुप्पी है, आपका जो साइलेंस है, ये बहुत डिस्टर्बिंग है। जी। तो ये सारी चीजों को संज्ञान में रखना होगा। एंड मस्ट टेल यू, हिज डेज, कमिंग डेज आर डिस्टर्बिंग। ये उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं होने वाली है। बाकी तो उनके वकील बताएंगे बेहतर। जी, नहीं, अजय कुमार जी के पास भी मैं जाना चाहूंगा। अजय जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज तो आ रही है। आप और किसी से अभी थोड़ा 2 मिनट कर लीजिए। जी जी, मैं क्योंकि आता हूं अजय जी आपके पास। मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। आरके सिंह साहब, आरके सिंह साहब, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि अदालत में आप माफीनामा दाखिल करें और अदालत आपके माफीनामे को ठुकरा दे। बिल्कुल। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे हमने पिछले 20-22 साल, 23 साल के अपने वकालत में देखा है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में भी जब जब न्यायालय बहुत नाराज होते थे, अपॉलजी टेंडर की जाती, तो वो बहुत ग्रेविटी के साथ और बहुत मैग्निमिटी के साथ उस अपॉलजी को वो स्वीकार कर लेते थे। लेकिन इस मुल्क के लोगों को और बाबा रामदेव को, खास करके बाबा रामदेव और उनके पूरी टीम को ये बात सोचनी पड़ेगी, आखिर क्या कारण है? आखिर वो वर्ड आपने देखा है? ऑनरेबल जजेस ने जो वर्ड यूज किया है इनको कैस्टिगेट करने के लिए और रिमांड करने के लिए, जी। उन शब्दों में ही न्यायालय की नाराजगी बिल्कुल नहीं थे। और ये हल्के में इसको नहीं ले सकते हैं। ही कैन नॉट टेक द कोर्ट्स वेरी लाइटली। नहीं, अदालत ने यहां तक कहा कि कोर्ट का जो आदेश है, चाहे वो निचली अदालत का हो, वो सुप्रीम कोर्ट का हो, वो सर्वोपरि है और कोई भी अदालत से ऊपर नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। जब ऑनरेबल जस्टिस हेमा कोहली साहिबा ने ये कहा कि टॉम टॉट किया जा रहा है, आप लिप तो बात सर्विस कर रहे हैं, परफेक्टली ये कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कोई नॉर्मल वर्ड्स नहीं है। प्रोग्राम में जी जी, शायद कुछ आवाज की प्रॉब्लम है, जी, शायद आप अजय जी बताइए। उधर से कुछ कह। तो ये कोई नॉर्मल वर्ड्स नहीं है। ये सारे शब्द ऐसे हैं जो अमूमन अदालतें बचती हैं कहने से। लेकिन आप समझिए बात को, हमारी जो अदालत है, स्पेशली इस केस में ऑनरेबल कोर्ट एक बहुत बड़े इशू को डील कर रहा है। क्योंकि ऐसे भी अगर इस तरीके से आप एडवर्टाइज करेंगे, इस तरीके से आप सरकारें, हम तो ये कह सकते हैं कि सरकार की चुप्पी यहाँ पे बहुत डिस्टर्बिंग, हम्म। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, बिकॉज अल्टीमेटली at the door of the courts lies the duty to check all these things. और यही वजह है कि कोर्ट ने ये पूछा कि जो आयुष मंत्रालय है उसने आंखें बंद करके क्यों रखी हुई थी। पिछले 2 सालों से लगातार शिकायतें जारी हैं, तो एक्ट को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, भ्रामक विज्ञापन दिए जा रहे हैं, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? अब आप देखिए, ऑडिसिटी देखिए जरा, इनकी ऑडिसिटी देखिए इस पूरे ग्रुप की। ये पूरी कवायद स्टार्ट होती है योगा से मेडिसिन से कंज्यूमर मार्केट में, कंज्यूमर मार्केट से अपैरल्स में। अब क्या जहाज बनाएंगे या पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालेंगे? कल को बोलेंगे कि हम सरकार भी चलाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है। they have to concentrate on certain things. दूसरी बात है, जब आप अदालत के पास जाते हैं, कोई बात कहते हैं, तो वो बात बहुत हॉलो नहीं होते हैं। उन शब्दों की बड़ी गंभीरता होती है।
एक कॉमा फुल स्टॉप की भी बेहद गंभीरता होती है। और आई एम वेरी सॉरी टू से, इस पूरे प्रकरण में जो पतंजलि का बिहेवियर रहा है कोर्ट के अंदर, ये बहुत अच्छा नहीं रहा है। आप यू कैन नॉट बी बिगर देन द इंस्टीट्यूशन, आप संस्थाओं से बड़े नहीं हो सकते। लेकिन अदालत ने जी। ये पूरे मामले के दौरान परजुरी शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि आप पे परजुरी का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए। आखिर ये अदालत कब कहता है और कहाँ चूक हो गई? क्योंकि इतने बड़े सीनियर लॉयर अपीयर हो रहे हैं, चूक होने की संभावना ना के बराबर थी, लेकिन चूक हुई कहाँ से? देखिए, अदालतें परजुरी का मुकदमा तभी कहता है चलाने के लिए जब कही जाती है अदालतों में, जब आप कोई एफिडेविट फाइल करते हैं और उस एफिडेविट के कंटेंट और सेंटिमेंट पे अदालत को विश्वास ना हो, जी। या कुछ ऐसे फैक्ट्स हों जो आपके एफिडेविट से कॉन्ट्ररी हो। जी। आपने देखा होगा उस ऑर्डर में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो सेंटिमेंट था एब्सोल्युटली क्लियर था, और वो कह रहे थे कि हमने आपको 21 नवंबर को ऑर्डर जो दिया था, 21 तारीख का जो लास्ट ऑर्डर था, उसमें हमने आपको मना किया था विद आउटविट इफेक्ट आप विज्ञापन बंद करेंगे और कोई इस टाइप के एडवर्टाइजियल फंक्शंस में नहीं जाएंगे। उसके बावजूद भी 24 घंटा के अंदर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर आके यहाँ पे कुछ और बात कहते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। और परजरी को बहुत आसानी में लेने वाली चीज नहीं है। जी। मुझे लगता दिस है इज आने वाले समथिंग समय विच में इज मुश्किलें बढ़ेंगी। अजय कुमार जी, आईएमए के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आप लोगों ने अभी से नहीं, शुरुआत से ही लगातार जो शिकायतें थी वो पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर की, कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई अगर कहीं जाकर हो रही है, जो दिख रही है होती हुई, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में ही दिख रही है। देखिए, बाबा रामदेव के बारे में आप अगर पूरा घटनाक्रम को देखिए जी। और रामदेव के विकास को देखिए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनको काफी सत्ता से काफी मदद मिली है और सत्ता में इनका इतना प्रभाव रहा है, केवल एक ही पार्टी नहीं, बहुसंख्य पार्टियों में भी रहा है, जो साइंस और अति के प्रति जिनकी संवेदना या ज्ञान कम है, कि बाबा रामदेव को ये लोग शायद भगवान के भेजे हुए कोई दूत के रूप में देखने लगे, और जो अपने नियम कानून सबसे पढ़े हैं। तो हम लोग को, डॉक्टरों को इससे कोई मतलब नहीं है कि लोग किसमें विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अभी लोगों ने कहा इन्होंने योगा से शुरू किया और आज वो कंज्यूमर आइटम्स बेच रहे हैं, और योग को भी बेच रहे हैं और साथ साथ ये आयुष को भी बेच रहे हैं। जब ये तीनों में से योग के बारे में लोगों का थिंकिंग है कि बाबा रामदेव योग के एक्सपर्ट है। सच्चाई ये है कि हम लोगों ने भी इनके योगा को देखा है, हम लोगों ने इनको बुलाकर आईएमए में सुना भी है, और विज्ञान भवन में जब इनका प्रोग्राम चल रहा था तो एक यंग डॉक्टर ने इनसे कुछ सवाल किए थे इनके योगा के सर्टेन पैटर्न पर, जी। तो उन्होंने उसको वो बिल्कुल टालते हुए वो मीटिंग से भाग गए। तो मेरा ये कहना है कि योगा में भी ये असली योगी नहीं है, ये जरूर कुछ ऐसा कुछ आर्ट सीखे हुए हैं, पेट में हाथ को घुमा लेना और ये सब। तो एक बच्चा भी हमने सोशल मीडिया पर देखा जो घुमा लेता है। तो ये योगा के कोई गुरु नहीं है, ये नाटककार है। और जहां तक आयुष का मामला है, न आयुष भी एक साइंस है, और आयुष को भी बिना पढ़े लिखे ये कोई आदमी आयुष की दवाओं के बारे में लेकिन कुछ अजय नहीं कर कुमार सकता जी, है। बाबा रामदेव ने आयुष तो अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 22 नवंबर 2023 को, यानी पिछले साल, उसमें उन्होंने दावा किया था पतंजलि की तरफ से कि जितनी भी दवाओं को मार्केट में लॉन्च किया गया है उसको लेकर प्रॉपर रिसर्च की गई है, ऐसे नहीं किसी को दवा को मार्केट में उतार दिया गया हो। वो भी बहुत जांच का विषय है, क्योंकि आयुष मंत्रालय में भी इनकी काफी पूछ है, और चूंकि आयुष के लोग भी चाहते हैं कि उनमें से भी कुछ लोग चाहते हैं कि बाबा रामदेव जो मार्केटिंग कर रहे हैं उसका उनको फायदा मिले। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी आयुष डॉक्टर, जो कोई भी पढ़ा लिखा आयुष डॉक्टर, मैंने बहुतों से बात की है, हम लोगों ने अपने यहाँ सेमिनार भी किए हैं, इनके बाबा रामदेव के आयुष ज्ञान से बिल्कुल सहमत नहीं है। क्योंकि आयुष ज्ञान जो है और योगा से भी सहमत नहीं है। एक से एक योगाचार्य इस देश ने पैदा किया है, और वो कभी भी प्रोपेगेंडा वाले वो लोग नहीं थे, एक से। लेकिन हाँ,
कुछ ऐसे भी योगी इस देश में आए थे जो बाद में साबित हुए कि वो बहुत ही भ्रष्ट और बहुत ही ढोंगी लोग थे, जो बाद में साबित हुए, जेल भी गए। तो बाबा रामदेव उसी कैटेगरी के लोग हैं और हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं था। जनता को इन्होंने नुकसान बहुत पहुंचाया है। जी लेकिन जब आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जो हमारे देश का जो कानून को भी और सबको, हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट के आलोचनाओं से परे नहीं है और हम लोग को बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का सामना करना पड़ता है जो हम लोग के विरोध भी जाता है, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं। लेकिन ये एक ऐसे आदमी है जो, जैसा वकील साहब लोगों ने कहा कि इन्होंने हर पल हर समय में सुप्रीम कोर्ट का अनादर किया। तो ऐसे आदमी को जी सुप्रीम कोर्ट बढ़िया ढंग से जांच कराए और धीरे धीरे आयुष जी मंत्रालय भी उस चपेट में आ जाएगा, क्योंकि उसको भी जवाब देना है। जवाब उसको भी सुप्रीम देना है। अजय जी बने रहिएगा हमारे साथ। हिमाल अख्तर साहब भी जुड़ गए हैं। हिमाल अख्तर साहब, ये पूरा भ्रामक विज्ञापनों का ये पूरा मामला है, कानून क्या कहता है भ्रामक विज्ञापन को लेकर? कानून ये है कि कोई भी गारंटी की बेस के ऊपर अगर आप कोई गारंटी देते हैं तो उसके पीछे आपके पास तथ्य होना चाहिए और इस तरह ये सब नहीं कर सकते हैं। बाबा रामदेव का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी उनके मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट चलते रहे जो कि कानूनी जुर्म है। और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है, नॉर्मली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस तरह के शब्दों से बचता है क्योंकि उनके हर लफ्ज में, हर शब्द में मानी होते हैं। तो उनके एफिडेविट को ना मानना ये एक बहुत बड़ी बात है और बाबा रामदेव के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। नंबर वन, अभी जैसा कि आईएमए वालों ने बताया कि इनके लिंक सरकारों में रहे हैं और सारी सरकारों में रहे हैं, तो लिंक होना एक अलग बात है, लेकिन आईएमए को जो काम करना था वो उन्हें करना चाहिए था मेरे हिसाब से, और उन्होंने भी नहीं किया। सरकारों से भी नहीं, स्टेट हिमाल अख्तर गवर्नमेंट साहब, और आप ये कह रहे हैं कि जी, आईएमए को जो काम करना चाहिए था, आईएमए ने वो काम नहीं किया। कौन सा काम आईएमए को करना चाहिए था उनकी दीदी तरफ से? आप, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हिमाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? उनकी आवाज नहीं आ रही है। हिमाल साहब, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? अब आई सर आपकी आवाज। हाँ हिमाल जी, मैं ये कह रहा था कि अभी आप ये कह रहे थे कि आईएमए को अपनी तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए थी, भले मंत्रालय करे ना करे। वो कौन सी कार्रवाई है जो आईएमए की तरफ से नहीं की गई? आईएमए को फौरन इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, गवर्नमेंट को लिखना चाहिए था कि इनके खिलाफ एक्शन लो, इन चीजों को रोको। लेकिन इसमें विडंबना सबसे बड़ी क्या है, मैं आपको ये बताऊं कि कुछ दवाओं का जब इन्होंने इनॉग्रेशन किया तो हमारे मंत्री वहां मौजूद थे, तो और उसके बाद में ये पूरी गारंटी के साथ में मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कहलाता है। तो समाज के लोगों की हिफाजत करना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, और बाबा रामदेव ने सब चीजों को अपनी जेब में रखा हुआ है और गारंटी के साथ चीजों को बेच रहे हैं। देखिए, जब कोई एक एडवर्टीजमेंट आता है तो एक आम आदमी की धारणा ये है कि उसको वो सही मानता है, इसलिए सरकार का उन चीजों पे कंट्रोल होता है कि कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना हो। और बाबा रामदेव के पहले दिन से ही, जब से कोविड आया तो उन्हें ऐसा लगा कि पहले दिन से ही तमाम जितने एडवर्टीजमेंट थे सारे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट थे, और सुप्रीम कोर्ट के बारहा कहने के बावजूद भी उनके एडवर्टीजमेंट कंटिन्यू रहे। प्रेस में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो अलग बात कहते हैं, और आके कोर्ट में आके एफिडेविट देते हैं। तो देखिए, नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर कोई इस तरह का कंटेम्प्ट का मामला होता है और कोई दिल से अगर माफी मांगता है, कोर्ट को उसके कंडक्ट से ये लगता है कि ये दिल से माफी मांग रहा है और रिपीट नहीं करेगा, तो वो आमतौर पे माफ कर देते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगा है कि इन्होंने परजरी की जो बात कही है कि ये इन्होंने झूठा एफिडेविट दिया है और इनके खिलाफ परजरी का एक्शन होना चाहिए। तो हमें इसमें आईएमए की जिम्मेदारी भी थी, स्टेट सरकार के जो हमारी जिम्मेदारी वहाँ स्टेट सरकार की भी थी और सेंटर की भी थी कि उन्हें पूरा एक्शन इस पे लेना चाहिए था। और आज इस सवाल का जवाब हिमाल बाबा भाई हम अजय कुमार जी से ले लेते हैं। अजय कुमार जी, हिमाल अख्तर साहब सुप्रीम कोर्ट के हमारे वकील हैं। उन्होंने ये कहा कि आईएमए को इस मामले में अगर पहले कार्रवाई की होती, थोड़ा और सख्ती से और मजबूती के साथ। एसोसिएशन है डॉक्टर्स का, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है कि ये तमाम लोग जो गलत करते हैं हेल्थ के क्षेत्र में उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर दे, के पास कोई ऐसा पावर नहीं है। आईएमए ने जब देखा भ्रामक विज्ञापन तो आईएमए ने कोर्ट में भी आईएमए गई है और आईएमए ने पुलिस में भी एफआईआर लॉन्च की है। आईएमए की जिम्मेवारी वहां पर खत्म नहीं हुई है और आईएमए इनके
केस को अभी भी फॉलो कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी आईएमए अपने वकील के जरिए इनके कार्रवाइयों के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग करते हैं। लॉजिकल एक कंक्लूजन क्या होना चाहिए अजय कुमार जी, आपके हिसाब से इस पूरे मामले का अगर देखा जाए तो लॉजिकल कंक्लूजन आप क्या देखते हैं? देखिए लॉजिकल इसका यही है कि ये आयुष वाले को क्या विचार करना होगा कि ये आयुष की दवाओं को जो बेच रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं वो जायज है नहीं, क्योंकि आयुष एक स्ट्रीम है, गवर्नमेंट का एक्सेप्टेड स्ट्रीम है। और दूसरा मेरा ये है कि इस घटना के बाद आयुष की दवाओं का भी रिसर्च और जांच के ऊपर कड़ी जांच होनी चाहिए आयुष की दवाओं में, उनके क्लेम। ऐसे ही नहीं कि किसी ने भी अप्लाई कर दिया और उसको सरकार लाइसेंसिंग दे दे, ये दवा वो जो भी प्रचार करे उसके बारे में उसको एक्सेप्ट कर ले। और ये इसमें आवेगा पता, इसके जो कोरोनिल में आयुष मंत्रालय ने कई बार एक्सेप्ट किया है कि बाबा रामदेव ने बिना हमारे परमिशन के इसका प्रचार प्रसार किया और विड्रॉ भी करने के लिए इनको लिखा भी है आयुष ने। ये सारी चीज जो हमारे यहाँ तो एनएमसी है, पहले एमसीआई था, और इतनी कड़ी कार्रवाई करते हैं। हमारा तो जो दवाइयां हमारी होती हैं वो अलग एक मंत्रालय उसका है और स्ट्रिक्ट कंट्रोल के जरिए वो निकाली जाती है ना। तो उसी ढंग से आयुष भी जीवन के साथ खेलता है, इसलिए आयुष में भी स्ट्रिक्ट या कंक्लूजन यही सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए कि आयुष को वो बिल्कुल जांच के पड़े नहीं रखे। हम मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं, हम कभी भी आयुष के डॉक्टरों के रोगियों दवाओं के बारे में कोई क्लेम नहीं करते हैं, ना लिखते हैं। तो हिमाल भाई, लेकिन एक बात बताइएगा कि क्या ये पूरा मामला माफीनामे से खत्म हो जाएगा क्या, अगर अगली सुनवाई से पहले बाबा रामदेव की तरफ से, बालकृष्ण की तरफ से और पतंजलि की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली जाती है, तो क्या ये मामला खत्म हो जाएगा या फिर मुश्किलें हैं? देखिए, माफी देना या न देना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, लेकिन जिस तरह के शब्दों का इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया है, परजरी की बात कही है, तो यकीनन उनके पास कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिससे कि बाबा जी ने कोई झूठा एफिडेविट दिया होगा। एफिडेविट का मकसद ही ये होता है कि वो आदमी अपने बयान के लिए कोर्ट पे पाबंद रहे, और अगर पाबंद नहीं है और कुछ उसने गड़बड़ की है तो फिर परजरी का मामला बनता है। तो परजुरी के मामले में सजा क्या होती है अगर ये साबित हो जाता है कि नहीं इन्होंने झूठा दस्तावेज दिया? उसमें एफआईआर होगी और उसमें कानून के हिसाब एफआईआर जो परजरी का मामला हो उसमें 7 साल तक जा सकते हैं। अगर परजरी का मामला सही साबित हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है कि इनके खिलाफ एफआईआर हो। तो ये अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि वो चीजों को किस तरह लेते हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि बारहा सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी इनके एडवर्टीजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट चलते रहे, जिससे कि पब्लिक को नुकसान हुआ है। तो ये बाबा जी को ये बात समझनी तो पड़ेगी कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से या कानून से ऊपर नहीं है। वो भले ही उनके हाथ लंबे हों, लेकिन ये है कि कानून के हाथ उनसे ज्यादा लंबे हैं। कानून के हाथ ज्यादा लंबे होंगे। लेकिन आरके सिंह साहब, एक सवाल का आखिरी सवाल है आप ही से कि मान लीजिए आने वाले समय में ये पता चले कि नहीं जी ये वाकई विज्ञापन भ्रामक थे, लेकिन उन दवाओं को लोगों ने तो खरीदा, इस्तेमाल तो किया, फिर उस समय क्या होगा? नहीं, देखिए इसमें 2 पहलू है। पहली बात तो अब बहुत स्पष्ट तौर पे समझ लेने की आवश्यकता है कि नेशनलिज्म के नाम पे नीम हकीम खतरे जान वाली बात नहीं चलेगी। आप नेशनलिज्म के नाम पे सियासत में कुछ बेच सकते हैं, लेकिन हेल्थ सेक्टर में नेशनलिज्म के नाम पे और हाइपर नेशनलिज्म के टोन को क्रिएट करके बेचना, ये कंप्लीटली हजार्डस है और क्रिमिनल ऑफेंस है। पहली बात। समय की थोड़ी कमी है। शो को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। आरके सिंह साहब, हिमाल अख्तर साहब और अजय कुमार साहब, आप तीनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया और विस्तार से आपने सारी चीजों पर चर्चा की कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 10 अप्रैल को जब मामले की सुनवाई होगी